बच्चों कोवलेंट बॉन्ड में आगे बढ़ते हैं और बेटा देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा लेविस डॉट सिंबल के हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो क्या बोला मैंने, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसको देखते हैं। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट वाले क्या कहते हैं कि ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप विद ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जिनके पास अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, वो ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा, उनके कोवलेंट बॉन्ड। हाफ फील्ड आप समझते ही हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक आ गया तो हाफ फील्ड है। पी के 3 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3 आ गए तो हाफ फील्ड है। ये इसने कहा। लिखते हैं इस बात को बच्चों, अकॉर्डिंग टू this concept only half filled atomic orbitals, क्या बोला मैंने, only half filled atomic orbitals overlap with each other, एक दूसरे के साथ क्या करने के लिए, ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। इनके एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो H और H का कोवलेंट बॉन्ड है उसको ऐसे एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन होगा। पहले एक एटम पकड़ लिया हाइड्रोजन का, कन्फिग्रेशन बच्चों 1s1, इसका भी बच्चों कन्फिग्रेशन 1s1, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। लिखेंगे बच्चों एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड है ये। कौन जुड़ेगा, कौन ओवरलैप करेगा, दूसरे हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल, क्या बोला मैंने, दूसरे हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल, ये भी हाफ फील्ड है। दोनों में क्या हो जाएगी, आपस में ऐसे ओवरलैपिंग, इस केस से ओवरलैपिंग हो गई, ये दोनों जुड़ गए। बस इतना दिखाना बच्चों, एक s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा s ऑर्बिटल, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन के इनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी। आई बात ध्यान में। और देखते बच्चों एग्जांपल्स, जैसे HCl के अंदर इसी कॉन्सेप्ट से कोवलेंट बॉन्ड को बताना हो। पहले हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फिर Cl का बच्चों 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये तो बच्चों S में एक है, हाफ फील्ड बना देंगे यहाँ। आ गया जी S में एक इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड हो गया। P में कितने हैं, देखो ये फुली फील्ड है, फुली फील्ड, फुली फील्ड, फुली फील्ड, समझ रहे हो ना। S में 2 आ सकते हैं, 2 आए हुए हैं। P में 6 आ सकते हैं, 6 आए हुए हैं। इसमें देखते हैं कितने ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होंगे। तो बच्चों 3p में 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, px, py, pz। लिखेंगे ना इसे, 3px, 3py, 3pz। अपने को इस कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 5, 1 2 3 4 5। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए फुली फील्ड। ये भी बच्चों फुली फील्ड, ये सिर्फ हाफ फील्ड है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Cl का जो pz का ऑर्बिटल है सिर्फ वो हाफ फील्ड है, तो वो बच्चों इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेगा। ये pz बना दिया, 2 लोब होते हैं ना इसमें p के ऑर्बिटल में, अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना बेटा, इनकी ओवरलैपिंग दिखा देना, s का, ये pz का, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड। आइए बात समझ। और देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल।
मान लिया आपने बेटा ये O2 के अंदर एक्सप्लेन करना हो, तो पहले ऑक्सीजन एटम का क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। सेम दूसरे का भी 1s2 2s2 2p4। फुल्ली फिल्ड इसमें देखते हैं कितने ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं। तो p के 3 ऑर्बिटल बच्चों, वही पुरानी बात, px py pz, 2px 2py 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है ना टोटल, 2 3 4। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे तो 2 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, py और pz। सेम बच्चों दूसरे ऑक्सीजन का भी होगा, py और pz। इसका py इसके py से ओवरलैप करेगा, इसका pz इसके pz से ओवरलैप करेगा। तो उसके यहाँ पे बना के दिखा देंगे हम। ये एक ऑक्सीजन का मैंने ले लिया बच्चों pz, ये ले लिया। ऐसे ही बच्चों दूसरे ऑक्सीजन का pz ले लिया मैंने, और इसकी क्या करा दी, ओवरलैपिंग करा दी। इस ऑक्सीजन का मैंने क्या ले लिया है, py ले लिया, और दूसरे का भी क्या ले लिया बेटा, py ले लिया। यहाँ ऊपर वाला लोब ऊपर वाले से ओवरलैप करेगा, ये नीचे वाला लोब नीचे वाले से ओवरलैप करेगा। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इस py वाले की ओवरलैपिंग तो कुछ ऐसे होती है बच्चों। ये एक py है, ये साइड से ओवरलैप होता है ऐसे, ऊपर वाला लोब ऊपर वाले लोब के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। इसको हमने यहाँ पे ऐसे शो किया। बच्चों ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट वाले में एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया आपने N2 में एक्सप्लेन करना हो, तो वही कन्फिग्रेशन लिखो पहले। तो कन्फिग्रेशन में 1s2 2s2 2p3। दूसरे N में भी सेम 1s2 2s2 2p3। फुली फिल्ड। ये हाफ फिल्ड है ना, p में 3 है, ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। 6 आते हैं बच्चों, 3 आ गए तो फुली फिल्ड, सॉरी हाफ फिल्ड। 2px 2py ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2pz 1x के पास 1y के पास 1z के पास। सेम बच्चों ऐसे ही दूसरे वाले एटम में भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन, 2px 2py 2pz। px से ओवरलैप करेगा हाफ फील्ड, py से ओवरलैप करेगा, pz से ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग करके बता देते हैं इनको। तो बेटा ये आ गया पहले ऑक्सीजन का pz, ये दूसरे ऑक्सीजन के pz से क्या कर लेगा आपका ओवरलैप। काम पूरा। py ले लिया एक ऑक्सीजन का, यहाँ लिख लेते बेटा, ये pz ये pz। दूसरे ऑक्सीजन का py, ये इसका भी आ गया py। तो इनका तो साइडवेज ओवरलैप है ना, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। ऑर्बिटल के लोब बराबर बनाने, देखने में ज़्यादा छोटे बड़े ना लगे, साइडवेज। मतलब ऐसे होगा ये वाला ऐसे बेटा साइड से ओवरलैप करेगा। px से ओवरलैप करेगा, ये बना दिया जी px। ये इस px से ओवरलैप कर लेगा, इसका ऊपर वाला लोब नीचे वाला लोब, यानी ऐसे ही है। साइडवेज और ओवरलैप। pz का हेड टू हेड है, py का साइडवेज है, px और px का साइडवेज है। तो ऐसे बच्चों इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इस ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के ओवरलैपिंग के बेसिस पे बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से देखते हैं?
टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इस ओवरलैपिंग के बेसिस पे। तो बच्चों इसमें पहले टाइप का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम बोला मैंने? सिग्मा बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हेड टू हेड, एक का हेड दूसरे के हेड से, या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप से बनता है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब कि जब दोनों ऑर्बिटल होंगे, दोनों के बीच में से कॉमन एक्सिस पास हो और उस पे दोनों ऑर्बिटल आ जाए। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब दोनों ऑर्बिटल के बीच में से कॉमन एक्सिस पास हो, तो उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पे ऑर्बिटल आने के ओवरलैप से बने या हेड टू हेड ओवरलैप से बने, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड। जैसे आपने पीजेड और पीजेड का एग्जांपल देखा, हेड टू हेड भी है, और अगर एक लाइन पास करेंगे तो कॉमन लाइन, कॉमन एक्सिस दोनों के सेंटर से पास होती है, गुजरती है। तो ऐसे बॉन्ड का नाम हो गया बेटा सिग्मा बॉन्ड। लिखते हैं डेफिनेशन। तो बॉन्ड फॉर्म बाय क्या, हेड टू हेड और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल बताता हूं इसका बना करके। जैसे बच्चों आप देखेंगे एस का ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है, ये दूसरा एस का, ये हेड टू हेड ओवरलैप है, एक का हेड दूसरे के हेड से ओवरलैप करेगा। या बेटा एक कॉमन एक्सिस दोनों के सेंटर से पास होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आ जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों पी जेड, पी जेड से ओवरलैप कर रहा है, हेड टू हेड ओवरलैप है, या एक कॉमन एक्सिस दोनों के सेंटर से क्या हो रही है बच्चों, पास हो रही है। या तीसरा हो सकता है बच्चों जो पी जेड है वो ऐसे ओवरलैप कर ले, हेड टू हेड है, या एक कॉमन एक्सिस दोनों के सेंटर से पास हो रही है। तो एस एस का ऐसा ओवरलैप, पी जेड का ओवरलैप, या पी जेड और एस का ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। दूसरा टाइप होता है बच्चों पाई बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप से बनता है, जैसे ऐसे, ये साइडवेज ओवरलैप है, ये वाला। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों पाई बॉन्ड। साइडवेज का मतलब क्या है, अगर यहां आप देखते हैं तो बेटा इसकी एक्सिस अलग है इस ऑर्बिटल की, जैसे पी वाई था ये, और इस पी वाई का एक्सिस क्या है, अलग है, कॉमन एक्सिस नहीं दोनों के बीच में। ऐसे अगर पी एक्स लेंगे तो इस पी एक्स की एक्सिस अलग है, इस वाले बच्चों पी एक्स की एक्सिस अलग है, दोनों की एक्सिस अलग अलग है। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों पाई बॉन्ड। कौन बनाएगा पाई बॉन्ड, जब पी वाई से ओवरलैप करे बच्चों, या पी एक्स से ओवरलैप करे। तो बच्चों दूसरे टाइप का बॉन्ड हो गया आपका पाई बॉन्ड। तो क्या बोल देंगे, बॉन्ड फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। मैंने बताया आपको एग्जांपल साइडवेज, जैसे बच्चों पी वाई से ओवरलैप करे, पी एक्स से करे, तो ऐसा बॉन्ड बन सकता है। अब बच्चों देखते हैं, आपने जो सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ा, इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, यानी इनको कंपेयर करना हो सिग्मा और पाई बॉन्ड को। तो एक साइड लिखते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड,
बटा एक साइड लिखते हैं पाई बॉन्ड। तो पहली चीज तो कहीं भी डिफरेंस लिखना है तो दोनों की डेफिनेशन लिख लेना कि हेड टू हेड या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ओवरलैप से बना, और इसका भी बेटा पहला डिफरेंस इसकी डेफिनेशन जो साइडवेज ओवरलैप से बना, ऐसा बोल सकते हैं, पहले सिंपल बात। दूसरी बात भी बेटा आपने पढ़ी है कि किसके ओवरलैप से बनता है, बताया था मैंने, इट इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ s एंड s ऑर्बिटल, s एंड pz ऑर्बिटल। जो कैसे बनता है बताया मैंने, s ऑर्बिटल के ओवरलैप से, s और pz के ओवरलैप से, pz और pz के ओवरलैप से। और ये कैसे बनेगा, इट इज फॉर्म बाय किसके किसके ओवरलैप से, ये भी लिखा था अभी, बाय ओवरलैपिंग बिटवीन px px एंड py py ऑर्बिटल्स। अब बच्चों आपने इसमें देखा हेड टू हेड ओवरलैप है बिल्कुल, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ऐसे जुड़ी है ना कोई चीज, और ये ऐसे साइड से जुड़ रहे हैं, है ना, ऐसे साइड से, तो पकड़ तो है ही नहीं इसमें, इसलिए पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये क्या है बच्चों, इट इज अ वीक बॉन्ड। अगला पॉइंट, सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बच्चों एक एक्सिस पे है ना, सारा ऑर्बिटल आने की वजह से, इसलिए सिमेट्रिकल है। यहाँ दोनों एक्सिस अलग अलग हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलग अलग होंगे, इसलिए क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। यानी एक एक्सिस पे सारा सिमेट्रिकल, ये अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल। तो क्या बोलेंगे इसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका अनसिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल। अगली बात, एक एक्सिस पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसमें बच्चों दो एक्सिस नहीं, मतलब दो अलग अलग एक्सिस पे दो अलग अलग उसमें ओवरलैप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, अगर बात करेंगे बच्चों, मान लो ये प्लेन है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होगा और इसमें एक नीचे होगा, ऐसे बोलेंगे, ऐसे दिखेंगे देखने पर ना, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर, ये बीच में मान लो लाइन एक्सिस है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे, तो क्या बोलेंगे इसमें, इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसमें क्या है, इट हैज टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अगली बात, एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से इस बॉन्ड का फ्री रोटेशन हो सकता है। एक जगह इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड घूमता रहेगा, दो जगह इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फ्री रोटेशन नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज पॉसिबल। फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। तो क्या क्या बताया बेटा, ये हेड टू हेड या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ओवरलैप से बना, ये साइडवेज ओवरलैप से बना। एस एस ऑर्बिटल एस पी जेड और पी जेड बनाएंगे, ये पी एक्स या पी वाई बनाएंगे। हेड टू हेड ओवरलैप होने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एक्सिस पे इसलिए सिमेट्रिकल है, इसमें बेटा एक्सिस अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलग अलग इसलिए अनसिमेट्रिकल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एक्सिस पे,
दो अलग अलग जगह से ओवरलैप हो तो दो अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे प्लेन है तो एक ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे, दो अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन आएंगे। फ्री रोटेशन पॉसिबल, एक जगह इलेक्ट्रॉन है, दो अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन होने से फ्री रोटेशन बच्चों इसमें पॉसिबल नहीं है, ऐसा इनमें डिफरेंस है। अब बेटा कोवलेंट बॉन्ड में अगली चीज देखते हैं, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर हो सकता है क्या? हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, उसको कैसे चेक करेंगे उसको समझते हैं। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा इसको कैसे चेक करेंगे? अगर बॉन्ड बनाने वाले दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, तो बॉन्ड के अंदर बच्चों 50% कोवलेंट कैरेक्टर है, 50% आयनिक कैरेक्टर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? दो एटम ने बॉन्ड बनाया है, दोनों के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर एक एटम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो क्या बोला मैंने? दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है तो बेटा बॉन्ड 50% आयनिक 50% कोवलेंट। बच्चों दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 1.9 है तो बॉन्ड आपका प्योरली आयनिक है। और अगर बच्चों दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.9 है तो बॉन्ड इज कोवलेंट। लिखते हैं बच्चों तीनों बातों को। क्या बोले मैंने? इफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स इज 1.9 देन क्या बोलेंगे बच्चों? बॉन्ड इज क्या बेटा? 50% आयनिक एंड 50% आपका कोवलेंट। और अगली बात, और अगर ये डिफरेंस कितना बेटा 1.9 से ज्यादा है देन बॉन्ड क्या होगा बेटा आपका? आयनिक होगा। और तीसरी बात लिख देंगे, अगर डिफरेंस लेस देन 1.9 है देन बॉन्ड इज कोवलेंट। इसको और क्लियर करने के लिए कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर को एक रूल पढ़ते बेटा, वो रूल है फेजान्स रूल। क्या है बेटा फेजान्स रूल? किस लिए है ये? इट इज टू एक्सप्लेन कोवलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर, दोनों को बता सकता है ये। बेसिकली कोवलेंट को बताएगा, उसका उल्टा कर देंगे, आयनिक आ जाएगा ऑफ अ कंपाउंड। तो बेटा इसको समझने के लिए इसमें सबसे पहली चीज है आपकी, जो पहली चीज इसमें पढ़ेंगे हम, पोलराइजिंग पावर। पहली चीज क्या है बेटा इसके अंदर? पोलराइजिंग पावर। तो कहते हैं ना भाई, वो इलेक्शन में पोलराइज कर दिया वोटों को। पोलराइज का मतलब एक साइड वोट चले गए सारे, एक कैंडिडेट को चले गए, एक कैंडिडेट को सब लोगों ने वोट दे दिया। तो ऐसी कुछ चीज बेटा एक साइड यहाँ पे है, ये अपने पास कोई क्लाउड है, सॉरी कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास बच्चों एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज है, ज़्यादा समझ नहीं आता। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव का अट्रैक्शन करता है, तो इसका बच्चों क्या करेगा? ये अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन करने से ये इधर खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसकी शेप बेटा पहले से बदल जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो इसकी शेप बेटा पहले से बदल जाएगी। तो कैटायन की ये पावर कि कितना वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने साइड अट्रैक्ट कर सकता है और उसकी शेप को बदल सकता है, इसी पावर को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। किसकी पावर है बेटा? ये कैटायन की पावर है। क्या है? टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन एंड डिस्टोर्ट इट, अट्रैक्ट करके उसकी शेप को बदलने की पावर कैटायन की क्या है? पोलराइजिंग पावर। लिखते हैं डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ कैटायन
क्या, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। अट्रैक्ट या बेटा क्या बोल सकते हैं, डिस्टोर्ट, अट्रैक्ट करके उसकी शेप को बदल देता ना। क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। क्या बोल देंगे बेटा उसकी, पोलराइजिंग पावर। इसका क्या फायदा है, जिस कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी बेटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे, किसी भी कैटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर, ध्यान करना इस बात को, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कैटायन के पोलराइजिंग पावर के। किसी भी कैटायन का बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोलराइजिंग पावर के। और आयनिक कैरेक्टर देखेंगे तो बोल देंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोलराइजिंग पावर के। ये भी आप लिख लें यहाँ पे। और उस कैटायन का आयनिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस कैटायन के किसके, पोलराइजिंग पावर के। ऐसा ऐसा ये दो बातें। अब बच्चों ये देखते हैं कि पोलराइजिंग पावर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कैटायन की पोलराइजिंग पावर को डिसाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। पहला फैक्टर, कैटायन पे कितना चार्ज है, सिंपल सी बात है ये। अगर कैटायन पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक बार ये अट्रैक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, दो चार्ज है तो अट्रैक्शन दो बार ज़्यादा होगा, तीन है तो और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। यानी सिंपल सी बात है, जितना कैटायन पे चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अट्रैक्शन करेगा, उसको डिस्टॉर्ट करेगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो क्या बोल सकते हैं बेटा सीधे सीधे हम कि किसी भी कैटायन के लिए जो उसकी पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना उसके ऊपर क्या है, चार्ज है। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। मैं दो तीन एग्जांपल्स लिख के बताता हूँ। मैंने लिखा बच्चों, मान लो क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, एक कैटायन है सोडियम पॉजिटिव, दूसरा है बच्चों मैग्नीशियम पॉजिटिव, और तीसरा लिख दिया बच्चों एल्यूमिनियम पॉजिटिव। जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी ऐसे चलते हुए बेटा इनका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा या फिर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, या फिर आयनिक कैरेक्टर इन सब का डिक्रीज होगा। ठीक। दूसरी बात और जोड़ सकते हैं बच्चों कैटायन से रिलेटेड, कैटायन का साइज। अगर बच्चों कैटायन का साइज छोटा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अट्रैक्शन लगाएगा वो बिल्कुल फोर्स के साथ लगाएगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ, सारी फोर्स इकट्ठी होगी। लेकिन अगर बच्चों कैटायन का साइज बड़ा है तो जो उसका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा एनायन पे वो कम लगेगा, क्योंकि बड़ा साइज होगा तो उसकी फोर्स अट्रैक्ट करने वाली अलग अलग जगहों पे क्या होती है, बट जाती है। समझ आ रहा है ना। लकड़ का गट्ठा बांध दिया तो उनकी मजबूती ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं। तो छोटे साइज में कैटायन इकट्ठे रहते हैं, कैटायन की अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा रहती है। तो इसलिए बोलेंगे बच्चों यहाँ से कि कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है, क्या बोला बेटा मैंने, जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस कैटायन के बच्चों
साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, जैसे मैं इसको भी समझाने के लिए एग्जांपल बताता हूँ। एक क्वेश्चन से मैंने कहा लिथियम आयन, मैंने कहा सोडियम आयन, देखो सब पे 4 सेम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऐसे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, तो कैटायन का भी साइज इंक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी ना डिक्रीज, और अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। तो ऐसे चलते हुए बेटा साइज इंक्रीज होने से पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी, और बोल देंगे बेटा कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, या बोल देंगे क्या बेटा आयोनिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा फैक्टर है बच्चों सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बेटा आउटर मोस्ट जो शेल होता है ना एलिमेंट का, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आना, 18 इलेक्ट्रॉन आना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैस का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट सेल पूरा भरा हो, 8 आ जाए, 2 आ जाए, 18 है तो सूडो नोबल गैस। तो जिस कैटायन का बच्चों सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी पोलराइजिंग पावर एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से जिसके लास्ट में 8 है ज़्यादा होती है, यानी उस सूडो नोबल गैस वाले का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, कैटायन विद सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन यानी 18 इलेक्ट्रॉन, हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन कैटायन विद, जिसके पास क्या है बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। जैसे आपके पास 2 कंपाउंड है CuCl और NaCl, बोल दिया जाए किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो कैटायन से अलग अलग हैं तो पोलराइजिंग पावर देख के बताएंगे क्योंकि एनायन सेम है। तो बच्चों क्या है, कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव एक चला गया, 28 बच गए, 2 8 18, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना सूडो नोबल गैस। सोडियम में 11 होते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव आने पर 10 आ गया, 2 8 8 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कैटायन कॉपर पॉजिटिव का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है, ये इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है कैटायन का, इसलिए इसके पोलराइजिंग पावर कम है या कोवलेंट कैरेक्टर कम है। समझ आया, क्योंकि एनायन कॉमन है। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आता अलग से, क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट है ये, CuCl इज मोर कोवलेंट या लेस आयनिक बोल सकते हो, मोर कोवलेंट देन NaCl ड्यू टू सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, किसकी वजह से, Cu पॉजिटिव की वजह से। तो ये बेटा पोलराइजिंग पावर चार्ज जितना होगा उतना ज़्यादा, कैटायन का साइज छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कैटायन में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा यानी लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा। ठीक है, अब बात करेंगे एनायन की। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना अट्रैक्ट हो गया, कितना डिस्टोर्ट हो गया कैटायन की तरफ, खुद एनायन कितना अट्रैक्ट हुआ, डिस्टोर्ट हुआ, उसकी शेप कितनी बदली अट्रैक्ट होने के बाद, वो क्या होती है उसकी पोलराइजिबिलिटी। एनायन की पोलराइजिबिलिटी जितनी ज़्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। अब इसको पढ़ेंगे हम। तो बच्चों एनायन के लिए बताया मैंने
कोवेलेंट कैरेक्टर देखने का तरीका पोलराइजेबिलिटी। तो जैसा कि आपने पढ़ा ये कैटायन है, इधर आपका एनायन का क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये हो गया। कैटायन इसका अट्रैक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होते हैं, इसकी शेप बदल जाती है, डिस्टोर्ट हो जाता है। तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप कितनी बदली, कितना डिस्टोर्ट हुआ, वो बात क्या है बच्चों, पोलराइजेबिलिटी। लिखते हैं इसको बेटा, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टोर्टेड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसके, पोलराइजेबिलिटी। वो उसकी क्या बोली जाती है बच्चों, पोलराइजेबिलिटी। और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एनायन का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, एनायन के अंदर बच्चों जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनायन के पोलराइजेबिलिटी के। क्या बोला मैंने, एनायन का कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी होगी। और आयनिक कैरेक्टर बच्चों इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर क्या बोल देंगे, किसी भी एनायन का जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोलराइजेबिलिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोलराइजेबिलिटी के। ठीक, तो ऐसे बच्चों पोलराइजेबिलिटी एनायन के कोवेलेंट या आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताता है। अब बच्चों सेम कैटायन की तरह देखते हैं कि पोलराइजेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, भाई पहला काम साइज ऑफ एनायन। जैसे वहां देखा था बच्चों हमने साइज ऑफ कैटायन, तो साइज ऑफ एनायन का क्या रोल है थोड़ा समझते हैं बच्चों। मान लिया ये एनायन है, ये कितना है, ठीक है, ये समझ लिया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अगली बार बच्चों एनायन हो गया बड़ा सा, तो छोटे एनायन में इलेक्ट्रॉन एक जगह रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे, तो कोई इनको खींच नहीं सकता जल्दी, इसकी शेप को थोड़ा बिगाड़ नहीं सकता जल्दी से। बड़ा साइज है, दूर दूर है, कोई आएगा कैटायन इसका जल्दी अट्रैक्शन करेगा, इसके शेप को जल्दी बिगाड़ सकता है ना भाई। कोई चीज़ कोई हमारे को खींच रहा है तो हम 2-3 लोग आपस में बंधे हैं तो हमारे को नहीं खींच पाएगा, लेकिन हम अकेले अकेले तो खींच लेगा। तो ऐसे बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, तो कैटायन इसका अट्रैक्शन करा लेगा, इसकी शेप को जल्दी बिगाड़ देगा, डिस्टोर्ट कर देगा। तो क्या बोल देंगे बच्चों कि जो पोलराइजेबिलिटी है किसी भी इसके लिए एनायन के लिए, अगर उसका साइज बड़ा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, साइज छोटा पोलराइजेबिलिटी कम। तो पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। सीधा बोल सकते हैं बच्चों क्या, एनायन के साइज के, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा कैटायन उसका, उसको जल्दी डिस्टोर्ट करेगा। समझने के लिए एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपके पास कुछ एनायंस हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ग्रुप 17 के एनायन हैं। ऐसे चलते हुए डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज होता है, तो इसी ऑर्डर में इनके एनायन का साइज भी इंक्रीज होगा। और अगर बच्चों एनायन का साइज इंक्रीज होगा तो इनकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और बेटा अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो बच्चों ऐसे चलते हुए एनायंस का क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, या बोल सकते हैं बच्चों आयनिक कैरेक्टर उसका डिक्रीज होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ लिखना चाहिए इंक्रीजेज, या बेटा आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। ऐसे चेक करते हैं, बड़ा साइज ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा।
सेकंड हम लिख सकते हैं बच्चों, एनायन है तो चार्ज तो देखना ही पड़ेगा, चार्ज ऑन एनायन। आप यहां से बेटा खुद सोच सकते हैं कि जैसे अगर मान लिया -1 चार्ज है तो एक बार अट्रैक्शन है, एक बार पोलराइजेबिलिटी है। -2 चार्ज है, 2 बार अट्रैक्शन है, 2 बार पोलराइजेबिलिटी है। ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, जब चार्ज ज़्यादा होगा, और ज़्यादा चार्ज होगा तो और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और ज़्यादा डिस्टोर्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा। यानी एनायन का साइज के साथ साथ जितना उस पर चार्ज होगा उतना ज़्यादा एनायन कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा, डिस्टोर्ट होगा, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो बेटा मैंने बताया भाई चार्ज जितना ज़्यादा होगा एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, यानी डिस्टोर्ट होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, भी फिलहाल पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो बोल देंगे बेटा पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। अब मैं बेटा 2-3 एनायन का एग्जाम्पल लेकर के इस बात को थोड़ा समझाता हूं आपको। इसका एग्जाम्पल है जैसे Cl नेगेटिव -1 चार्ज है, सल्फेट नेगेटिव -2 चार्ज है, और ये ले लिए बेटा PO3 नेगेटिव, जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा उसका पोलराइजेबिलिटी, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ऐसे चलते हुए बोलेंगे बच्चों इनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, या बोल देंगे बच्चों इनका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसे बच्चों हम कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर को, कोवेलेंट कैरेक्टर को, आयनिक कैरेक्टर को चेक करते हैं पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी से। ये बेटा सेम टॉपिक जब हम आगे एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ भी आएगा। तो यहाँ तक बच्चों आपका कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट है। अब देखते हैं बेटा जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका फिजिकल स्टेट, यानी कि ये सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, उसकी बात करते हैं। तो बच्चों ये तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो दे एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, तीनों में मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका बेटा समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो बेटा सॉलिड स्टेट का एग्जांपल क्या है, H2O है, उसको आप आइस की फॉर्म में सॉलिड लोगे, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसी को क्या लोगे आप, वाटर की फॉर्म में लिक्विड लोगे, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और उसी के वेपर बना दोगे तो आप गैस लोगे, ऐसा बोल सकते हैं। सेकेंड है बच्चों इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आयनिक कंपाउंड में आयन होते थे, यहाँ ये एटम के बने हुए हैं, इसलिए बच्चों इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब 3 डायमेंशनल इनका स्ट्रक्चर। तो लिखेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स is different from the crystal structure of ionic compounds, crystal structure of ionic compounds, क्योंकि ये किसके बने हुए हैं, एटम्स के, because they are made up of एटम्स, एटम्स के बने हुए हैं, इस वजह से।
अगली बात बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड बच्चों आयन तो होते नहीं इनके ऊपर, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन सुना होगा C6H6, इस तरह के नॉन, या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होंगे। तो दे आर सॉल्युबल इन, ये सॉल्युबल हैं, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन है, CCl4 है, इस तरह के नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं वो तो शेयरिंग में यूज हो गए, बॉन्ड बनाने में शेयर करके आ गए, इलेक्ट्रॉन है नहीं फ्री। तो मैंने बताया था भाई आयन तो होना चाहिए ना, वो मूव करेगा तभी तो करंट चलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन था वो तो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया, शेयरिंग में चला गया, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव होने के लिए, इसलिए क्या होता है बेटा, ये आपके इंसुलेटर होते हैं। तो क्या बोलेंगे, दे आर इंसुलेटर, ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके फ्री नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। अगली बात बेटा इसमें लिख सकते हैं, और प्रॉपर्टी में, ये आयन तो है नहीं तो इनकी रिएक्शंस नॉन आयनिक होंगी। तो क्या बोल देंगे बेटा, दे शो नॉन आयनिक रिएक्शंस, नॉन आयनिक रिएक्शंस होंगी। इनका कैरेक्टर डायरेक्शनल होता है, क्योंकि एटम को जोड़ करके बनाया और एटम की जुड़ने की डायरेक्शन होगी। तो क्या बोलेंगे बेटा, दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, कोवलेंट कंपाउंड में डायरेक्शनल कैरेक्टर है, क्योंकि किसके बने हुए हैं, ये एटम्स के बने हुए हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। किसके बने बेटा, ये एटम्स के बने हुए हैं, ठीक है। आयन का तो है नहीं कि भाई आयन के अट्रैक्शन उस डायरेक्शन में जाके जुड़ जाएगा। तो तीनों स्टेट हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, 3D का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड से अलग होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इन पे आयन नहीं है। इंसुलेटर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा करंट कैरी करने वाला वो तो शेयरिंग में चला गया है, और ये नॉन आयनिक रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि रिएक्शन के लिए आयन होना चाहिए, आयनिक रिएक्शन के लिए वो है नहीं इनके पास। और डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये एटम के बने हुए, एटम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जुड़ते हैं। तो बेटा यहाँ तक कोवलेंट बॉन्ड आपका कंप्लीट। अब तीसरे टाइप की बॉन्ड की बात करेंगे हम, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। बताया था कि इसमें दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, साझेदारी होगी, लेकिन शेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ एक एटम देगा। यानी ए और बी दो एटम हैं, उन्होंने एक बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन लगे, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हुए, मान लिया वो ए के हुए खाली, बस। या ऐसा भी हो सकता है खाली वो बी के हों, ऐसा नहीं होगा कि ए का एक इलेक्ट्रॉन होगा बी का भी होगा, ऐसा नहीं है, किसी एक एटम का होगा। जैसे बेटा ए का एक होगा, ए के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच में हो जाएगी, इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिस एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वहां से एरो स्टार्ट करते हैं, जिसका नहीं होता उधर एरो खत्म करके इस बॉन्ड को हम शो करते हैं। तो लिखते हैं इसको। तो बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया मैंने, उससे पहले ना एक चीज़ और पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, उसके भी दो एक टाइप से बता देते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या ऐसा लिखा आ जाए कहीं, या ऐसा टाइप बोल दें, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों पोलर वर्ड आपने सुना है, पोलर का मतलब जहां दोनों चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यानी कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद एटम पे एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। ये कब आ सकता है, जब कोवलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में बने, तो वो बॉन्ड क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे समझने के लिए बच्चों H और Cl के बीच में बॉन्ड बना, Cl पे नेगेटिव आया, H पे पॉजिटिव आया। कोवलेंट बॉन्ड बना जैसे वाटर में O और H के बीच में, दोनों एटम अलग अलग है ना, तो O पे नेगेटिव आया, H पे पॉजिटिव आया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या बोल देंगे बच्चों, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन
different atoms is called polar covalent bond। दोनों एटम अलग अलग होने चाहिए, तब जा कर के इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और ऐसा चार्ज आएगा। इस पे चार्ज आया तो ये बॉन्ड आपका पोलर होगा। दूसरा बच्चों इससे अपोजिट है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर वर्ड आपने सुना है बच्चों, जहाँ पे एक ही टाइप का चार्ज हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। तो ये एक जैसा चार्ज कब आ सकता है? जब एटम एक जैसे होंगे, एटम सेम होंगे, तो ये दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। और बच्चों सेम होंगे तभी क्या आएगा? दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो क्या बोल देंगे? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम्स, दो सेम एटम्स के बीच में, इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे आपने बॉन्ड बनाया बच्चों, H और H के बीच में सेम एटम है, तो अगर H पे इस पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। अगर आपने बॉन्ड बनाया Cl और Cl के बीच में, अगर यहाँ नेगेटिव आया तो इस पे भी नेगेटिव आएगा। ऐसा ये टाइप होता है। चले बच्चों, अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे या डेटिव बॉन्ड पे। तो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, इसका एग्जाम्पल देखना अपने को और कुछ नहीं देखना है, चुप एकदम। इसका क्या देखे बेटा? डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ते हैं अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। डेफिनेशन हमने पढ़ी है बच्चों। ये अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होगा इसको समझते हैं। तो पहले हम लिखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के पास बच्चों टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, टोटल 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ बच्चों हम 5 बार डॉट बना देंगे। इकट्ठे बना लो, अलग अलग बना लो, 2 को इकट्ठा कर लो, 3 को अलग अलग कर लो, बना लिया। हाइड्रोजन के एटम कितने जोड़ने हैं बच्चों? 4, और एक पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है। तो जोड़े हमने हाइड्रोजन का एक एटम, 2 3 4। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ही वैलेंस है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी ऐसे ही, तीसरे के पास भी ऐसे ही, चौथे के पास एक था पॉजिटिव, वो भी चला गया, 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक की शेयरिंग करेगा N के साथ। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा N के साथ। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक की शेयरिंग करेगा N के साथ। ऐसे पहले तीनों को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, तो एक की ये शेयरिंग कर लेगा। दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, एक की क्या कर लेगा? शेयरिंग। तीसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए, एक की और क्या कर लेगा? शेयरिंग। हाइड्रोजन का काम पूरा। अभी बच्चों H पॉजिटिव को होल्ड कर देते हैं। अभी हमने कुछ शेयरिंग वेयरिंग नहीं कराई है इसकी, इसको ऐसे ही लिख दिया हमने फिलहाल। अब बच्चों इसके बाद क्या है? नाइट्रोजन एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 करने के लिए, 8 करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है? 3 की, है ना, 3 की। तो बेटा ये 3 की शेयरिंग कराएगा। तो नाइट्रोजन देखेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, फिर दूसरे की शेयरिंग कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ तीसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। ध्यान से पढ़ना है, एक की शेयरिंग, दूसरे की शेयरिंग, तीसरे की शेयरिंग। ठीक हो गया? नाइट्रोजन के देखना बेटा कंप्लीट हो गए, 2 4 6 और 2 8। ये शेयरिंग नहीं करी है लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन में 8 आ गए। हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है, इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए 2, लेकिन शेयरिंग के लिए इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लोन पेयर के रूप में हैं, इसके पास ऐसे रखे हुए हैं। तो इन दोनों को ऐसे शेयर करेगा नाइट्रोजन कि ये 2 इसके काम भी आ जाएंगे और हाइड्रोजन की कमी के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन ऐसे शेयर करेगा कि ये इसके काम भी आ जाएंगे और
इसके भी 2 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा इनके बीच में बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा और इसको एरो से दिखाते हैं। एरो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ H पॉजिटिव का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ खत्म करना। बात समझ आई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी नहीं है, इसको 2 चाहिए तो अपने 2 की शेयरिंग करेगा, 2 इसके काम भी आ जाएंगे, 2 इसके काम भी आ जाएंगे, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपके बॉन्ड के टाइप्स कंप्लीट। तो इसके बाद बॉन्डिंग से रिलेटेड एक काम है, आपने बीच में पढ़ा था ना शुरू में, मतलब बॉन्डिंग स्टार्ट करिए, डुप्लेट और ऑक्टेट। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो डुप्लेट पूरा हो गया। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। तो कोई भी एटम इसलिए बॉन्ड बनाता है ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इसको बोलते थे ऑक्टेट रूल। ऐसा आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा। अभी बेटा यहाँ पढ़ेंगे इतनी सारी बॉन्डिंग पढ़ने के बाद कि ये जो ऑक्टेट रूल है इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, देखते हैं एक बार। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो बच्चा पार्टी, पहले लिमिटेशन, हाइड्रोजन जैसा एटम कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाएगा तो हाइड्रोजन के पास तो जगह के हिसाब से सिर्फ डुप्लेट ही पूरा होगा, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन जैसे एटम में डुप्लेट पूरा होता है, ऑक्टेट की कोई बात होती ही नहीं है, ऑक्टेट पूरा होता ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन एटम, सीधा लिखो, कंप्लीट्स ओनली, क्या कंप्लीट करता है, सिर्फ डुप्लेट। देयर इज नो ऑक्टेट, कोई भी ऑक्टेट नहीं होता, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे एटम हैं बच्चों जो बॉन्ड बनाने के बाद भी उनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 8 नहीं होते हैं, 6 होंगे, 4 होंगे। बताता हूँ एग्जांपल। मैनी एटम्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने के बाद, हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे बेरिलियम एटम है Be, इसने बॉन्ड बनाया BeCl2 कंपाउंड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में बच्चों, 2 इसमें, तो बेरिलियम के पास बॉन्ड बनाने के बाद तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऑक्टेट की तो बात ही नहीं, ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन कम है। मैंने ऐसे बोरोन लिख दिया, इसने कंपाउंड बनाया BeCl3, 3 बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आए, ऑक्टेट तो इसका भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके पास बॉन्ड बनने के बाद लेस देन ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बच्चों लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरी बात, बहुत सारे एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास बॉन्ड बनाने के बाद मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 आने चाहिए, कईयों में 8 से ज़्यादा भी आते हैं। तो लिखते हैं इस बात को, इन मैनी एटम्स, बहुत सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 8, 8 से ज़्यादा हैं, कब, बॉन्ड बनाने के बाद, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे बच्चों मैंने फॉस्फोरस का बॉन्ड बनने के बाद एक कंपाउंड लिया PCl5, PCl5 बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, तो P के बॉन्ड बनने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन आगे बेटा, 8 से ज़्यादा हो गए ना। मैंने सल्फर का बॉन्ड बनने के बाद एक कंपाउंड लिया SF6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 12, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 हो गया ना, गड़बड़ मामला, ऑक्टेट क्रॉस कर गया। और चौथी बात बच्चों बोल सकते हो, नोबल गैसेस के अंदर, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के अंदर तो पहले से ऑक्टेट पूरा होता है, लेकिन वो अगर वो फिर भी बॉन्ड बनाते हैं, जैसे जिनोन कंपाउंड बनाता है, बॉन्ड बनाता है, जिसका ऑक्टेट पहले ही पूरा, उसको बॉन्ड बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो यहाँ भी फेल हुआ।
तो नोबल गैसेज, या सीधा लिखना बेटा, एटम ऑफ नोबल गैस, कौन सा एटम नोबल गैस का? जिनोन। फॉर्म्स कंपाउंड, कंपाउंड बनाता है, ये पढ़ेंगे बेटा आगे कैसे कंपाउंड, जैसे जिनोन फ्लोराइड, जिनोन ऑक्साइड, ऐसा फॉर्म कंपाउंड। आल्दो इनका ऑक्टेट पहले ही पूरा होता है, आल्दो दे हैव ऑलरेडी इनके पास क्या होता है, पहले से ही कंप्लीट ऑक्टेट होता है। तो क्या क्या लिमिटेशंस है बच्चों? हाइड्रोजन जैसे एटम में तो डुप्लेट ही पूरा होता है। बहुत सारे ऐसे एटम हैं जिनके पास बॉन्ड बनाने के बाद 8 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जैसे बेरिलियम का एटम 4, बोरोन में 6। और बहुत सारे एटम्स ऐसे होंगे जिनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे PCl5 में P के पास 10, S के पास 12, ऑक्टेट रूल फेल हो गया। और नोबल गैस के एटम जैसे जिनोन है, बॉन्ड बनाता है लेकिन उनके पास पहले से क्या होता है, ऑक्टेट उनका पूरा होता है। तो बच्चों ये ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस हैं। एक बात और लिख सकते हो आप कि इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में होने वाले एनर्जी के चेंजेस को नहीं बताया, क्योंकि बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसके बारे में नहीं बताया। तो अपनी तरफ से मतलब ये बात और जोड़ सकते हैं, हम सोच सकते हैं ऐसा, क्या? इट डज नॉट एक्सप्लेन एनर्जी चेंज कब? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान होने वाले एनर्जी चेंज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। अभी बच्चों कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई, उसका नाम था वैलेंस, क्या बोला मैंने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो है क्या थ्योरी, एक बार देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसको बच्चों कुछ पॉइंट्स के रूप में समझते हैं। पहला पॉइंट है, ये कहते हैं बच्चों कि जब बॉन्ड किसी भी एटम के अंदर, जब एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ कुछ फोर्सेस की बात करते हैं। अपोजिट चार्जेज जैसे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सिमिलर चार्जेज जैसे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन एटम्स ड्यूरिंग, किस टाइम पे? बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन कौन सी है? वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ nucleus, and another is force of repulsion between positive and positive charge, या फिर और बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरी बात, इसने कहा बच्चों ये जो भी फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन, अगर एक एटम के बीच में लगता है, एक एटम मतलब बेटा मान लो एटम लिया, उसका इलेक्ट्रॉन और उसका पॉजिटिव चार्ज, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, और उसी एटम के बेटा प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करें पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को
रिपेल करें। यानी फोर्सेज विद इन द एटम्स, जो एटम्स के अंदर लगे, विद इन द एटम, उसको बोलते हैं ओल्ड फोर्सेज। वो बेटा अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी। और अगर ये फोर्स बच्चों दो अलग अलग एटम के बीच में, दो एटम के बीच में लगे, पहला एटम दूसरा एटम, इनके बीच में अट्रैक्शन लगे या इनके बीच में रिपल्सन लगे, तो इसको बोलते हैं न्यू फोर्सेज। क्या बोलते हैं बेटा? न्यू फोर्सेज। लिखते हैं इस बात को। तो फोर्सेज विद इन द एटम इज कॉल्ड ओल्ड फोर्स, इसको ध्यान से देखना। एंड फोर्सेज मतलब बेटा अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी बिटवीन दो एटम के बीच में, टू एटम्स, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? न्यू फोर्स। न्यू फोर्स। तीसरी और आखिरी बात, अगर बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो बेटा एटम्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो पास पास आएंगे, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और आपको मैंने बार बार पढ़ाया है कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है, और वो स्टेबल होगा तो एटम जुड़ जाएंगे, जुड़ करके बॉन्ड बना लेंगे, स्टेबल रहेंगे। समझ गए बात? लिखते हैं इसको। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन, सॉरी रिपल्सन नहीं बच्चों, अट्रैक्शन, इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, देन एनर्जी ऑफ एटम्स, एटम्स की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड दे बिकम स्टेबल, स्टेबल हो जाएंगे। टू कंबाइन, कंबाइन होके क्या करने के लिए? टू फॉर्म बॉन्ड। तो तीन बातें लिखी हैं बस, मैंने इनको समझना है। दो तरह की फोर्स लगेगी सेम चार्जेस के बीच में, रिपल्सन, अपोजिट है तो अट्रैक्शन। एक ही एटम में फोर्स लगा तो ओल्ड फोर्स, दो अलग अलग एटम में लगा, दो एटम में लगा तो न्यू फोर्स। कुल मिला के न्यू या ओल्ड फोर्स को मिला के बच्चों, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, एनर्जी एटम की डिक्रीज हो जाएगी। कम एनर्जी होने से वो कंबाइन, स्टेबल हो जाएंगे, और कंबाइन करके बेटा क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो इस थ्योरी से H2 में H और H के बीच में कैसे बॉन्ड बनता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो देखते हैं बेटा इसको, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इस थ्योरी से इन H2 मॉलिक्यूल। दोनों एटम लिखने H H, एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। सेम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम एक ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितनी बार ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? नहीं, एटम के बीच में ही। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का लगेगा आपस में अट्रैक्शन। यहाँ लगेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन। कितने हो गए? एक और एक, दो, और तो कोई नहीं है। अब पढ़ते बेटा ऐसे ही, अट्रैक्शन फोर्स ही, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक इस इलेक्ट्रॉन और इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगेगा, और एक इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगेगा। ये नया, एक और एक, दो, डॉट से दिखाया मैंने इनको, ये हो गया बेटा।
तो कुल मिला के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी बार है? 4 बार है, 4 टाइम्स है। अब ऐसे बच्चों पढ़ते हैं, इसके बाद तुरंत पहले लिखते हैं ओल्ड फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये तो बेटा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और तो कोई रिपल्सन नहीं, ऐसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कोई रिपल्सन नहीं। ओल्ड फोर्स ऑफ रिपल्सन कोई भी नहीं है, कैंसिल बेटा, मतलब कैंसिल मतलब है ही नहीं। बात करते हैं बच्चों न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन की। ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कर सकते हैं। तो एक बार लगा रिपल्सन, ऐसे इसको डार्क लाइन से दिखा दिया। ऐसे बच्चों ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, एक बार यहाँ लगा, कुल मिला के 2 बार आ गया। तो अगर आप इसको देखते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड को, तो इस H2 मॉलिक्यूल में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अगर बच्चों अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, एटम स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी किस किस के बीच में, H और H के बीच में, और यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। ऐसे बेटा आप किसी में भी बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।